बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का डिफरेंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू पूछे जाएंगे। लेकिन अब इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन बेसिकली डिफरेंस क्या है, आइए कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में एक बॉल जिसे हम सिम सिम की बॉल या मैजिक बॉल कहते थे, वो बहुत बाउंसी होती है। जब आप उसको किसी फ्लोर पर फेंकें तो वो टकराने के बाद ऑलमोस्ट उसी हाइट तक वापस पहुंच जाती है। इसे हम बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में कि ये एक ऐसा कोलिजन था इस बॉल और टेबल के दरमियान जिसमें उस बॉल ने कोई किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं किया। इसे बोलते हैं कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन। इट इज अ टाइप ऑफ कोलिजन, ये एक ऐसा कोलिजन है इन विच kinetic energy of system remains constant. Kinetic energy change नहीं होती। Now students, on the other extreme, आप अगर बजाय मैजिक बॉल के एक स्टील बॉल लें और उस स्टील बॉल को इस वुडन टेबल के ऊपर फेंकें तो आप क्लियरली देखेंगे, और आपने देखा भी होगा कि ये टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद कभी भी अपनी ओरिजिनल हाइट अचीव नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसकी किनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ। इसे हम बोलते हैं कि इट इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन या इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन? It is a type of collision in which there is a loss of kinetic energy. जो kinetic energy है वो सिस्टम की कांस्टेंट ना रहे, बल्कि सिस्टम की kinetic energy का कुछ लॉस हो। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोग ये करेंगे कि सर अगर किनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तो वो किनेटिक एनर्जी कहां गई है? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, समटाइम्स कोलिजन इतना फास्ट होते हैं, इतना तेज होते हैं कि आप उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी या प्रॉपर तरीके से उनको देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप किसी भी कोलिजन को बहुत स्लो करके देखें तो आपको एक खास बात नजर आएगी। वो ये है कि अगर एक बॉल जो है फॉर एग्जांपल किसी सरफेस से जाकर जब कोलाइड करती है और आप बहुत स्लो में देखें उसे, तो आप देखेंगे कोलाइड करने पर जब वो रिटर्न होती है तो उसकी शेप में डिफॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो डिफॉर्मेशन है यही वजह बनती है किनेटिक एनर्जी के लॉस की, क्योंकि डिफॉर्मेशन इस तरह से नहीं हो सकती कि उसमें किसी किस्म का एनर्जी यूटिलाइजेशन ना हो। तो डिफॉर्मेशन के लिए क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है तो हम कहेंगे कि ये डिफॉर्मेशन की वजह है कि किनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए इलास्टिक कोलिजन के बारे में कि बताएं इलास्टिक कोलिजन में इलास्टिक क्यों है, किनेटिक एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? यही ना कि सर इसका मतलब है ऐसे कोलिजन में डिफॉर्मेशन नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं, ऐसा कोई कोलिजन नहीं है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप सख्त से सख्त चीजें, हार्ड से हार्ड चीजें भी देख लें तो फिर अभी आप देखेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक गोल्फ बॉल है। अब जरा देखिए, ये जो गोल्फ बॉल है दिखने में बहुत हार्ड होती है, लेकिन अगर आप इसका कोलिजन देखें और वो भी बहुत ज्यादा स्लो करके, तो स्लो मोशन में आप देखेंगे कि एक्चुअली ये गोल्फ बॉल भी टकराने के बाद अपनी शेप बहुत ज्यादा चेंज कर लेती है। इसका मतलब अगर इस जैसी हार्ड चीज जो है वो भी हमारे पास शेप चेंज करेगी तो फिर कोलिजन कैसे इलास्टिक हो सकता है?
स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन इस वजह से नहीं होता कि उसमें शेप चेंज नहीं होती, बल्कि इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक इस वजह से है कि उसमें शेप जब चेंज होती है तो वही एनर्जी वापस भी मिल जाती है, यानी कि जो चेंज इन शेप है या जो डीफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी है। जैसे कि अगर आप ये देखें इस एग्जांपल में, जो बॉल जितना डीफॉर्म हुई है वापस उसको जो डीफॉर्मेशन के बाद टकराने के बाद वो शेप में आ गई है, यानी कि हमारे पास ये जो डीफॉर्मेशन है ये परमानेंट नहीं है, तो ये टेम्परेरी डीफॉर्मेशन है। तो इलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी का लॉस क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना एनर्जी हमारे पास डीफॉर्म होते वक्त यूज होती है वो वापस मिल भी जाती है। स्टूडेंट्स मैं मैथमेटिकली इस बात को लिख देता हूं, फिर या अभी बात लिखते हैं कि किनेटिक एनर्जी जितनी इनिशियल है किनेटिक एनर्जी फाइनली भी उतनी ही है। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं लॉस है, तो किनेटिक एनर्जी इनिशियली ज्यादा थी लेकिन फाइनल किनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है क्योंकि लॉस हुआ। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया कि इलास्टिक कोलिजन कब होगा? जब डीफॉर्मेशन कैसी होगी? टेम्पोरेरी डीफॉर्मेशन, ऐसी डीफॉर्मेशन जो जितनी एनर्जी यूज करे इंटेक्ट खत्म होने के बाद वही एनर्जी वापस भी दे दे। नाउ स्टूडेंट्स आइए जरा इन दो बॉल्स की एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप देखें ये जो हमारे पास दूसरी बॉल है ये बहुत ज्यादा स्मूथ बॉल है और सॉफ्ट है, जबकि पहली बॉल जो है वो काफी हार्ड है जैसे स्टील की बॉल होती है। अब ये जब टकराएंगे तो आप देखिएगा स्टील की बॉल जो है वो उस बॉडी को हिट करने के बाद परमानेंटली डिफॉर्म कर देगी, और ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है ये अब एनर्जी वापस नहीं मिलेगी। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का जब लॉस होगा तो वो कैसी डिफॉर्मेशन की वजह से होगा? ऐसी डिफॉर्मेशन जो परमानेंट है, जो टकराने के बाद वापस खत्म नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन रीजंस है। और भी कुछ रीजंस है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि टकराते वक्त फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो हीट के तौर पर डिसिपेट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोनों हाथों को जोर से रगड़ें, खासतौर पर सर्दियों में, तो आप देखेंगे आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। ये हीट रिलीज हुई है आपके हाथों के फ्रिक्शन की वजह से। और फिर आपको पता है जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो टकराते वक्त साउंड भी क्रिएट होता है, और वो साउंड जो है वो भी क्या है? वो भी तो एक एनर्जी है जो कि एनवायरनमेंट में चलेगी और आपके सिस्टम से निकल गई। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने देखा असल चीज जो इलास्टिक कोलिजन डिसाइड करेगी या नहीं, इलास्टिक होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि डिफॉर्मेशन टेम्परेरी है या परमानेंट है। अब ये टेम्परेरी और परमानेंट कैसे होगा? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं स्टील बॉल है, बताएं इसका कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक इन इलास्टिक? अब आप सोच में पड़ जाएंगे क्योंकि आप कहेंगे सर इसके कोलिजन दोनों हो सकते हैं। कोलिजन सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, कोलिजन इस चीज पर डिपेंड करता है कि दूसरी जो सरफेस है वो कैसी है, क्योंकि कोलिजन एक चीज का तो हो ही नहीं सकता, दो चीजों का कम से कम कोलिजन होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिमसिम की बॉल थी। जब मैंने इसको वुडन फ्लोर पर फेंका तो ये वापस उसी हाइट तक आई क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अब ये स्टील बॉल थी, ये स्टील बॉल ने क्या किया, उस टेबल को डिफॉर्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टील बॉल हमेशा इनइलास्टिक होगा। स्टील बॉल जब वुडन टेबल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कर देगा, इस सिचुएशन के अंदर इनइलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन अगर आप ये न्यूटन क्रैडल देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने के लिए, ये स्टील बॉल से बना होता है। अगर आप इसमें एक स्टील बॉल को कुछ हाइट तक लेकर जाएं और फिर छोड़ें, टकराने के बाद जो दूसरी स्टील बॉल है वो उसी हाइट तक जाएगी। अब ये भी तो स्टील बॉल्स ही है ना, लेकिन अब ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल में आ गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो नहीं डिसाइड करेगा कोलिजन कैसा होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कोलिजन है वो किस तरह का होगा। स्टूडेंट्स कुछ रियल एग्जांपल्स टेम्परेरी डिफॉर्मेशन में याद रखिएगा, जो
बॉडीज हैं जो टकरा रही हैं, बॉडीज रिमेन्स सेपरेटेड आफ्टर कोलिजन। बॉडीज टकराने के बाद अलग अलग ही रहेंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास दो बॉल्स हैं तो टकराने के बाद अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये टकराने के फौरन बाद अलग हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये सेपरेट हो गए। लेकिन अगर मेरे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो आप देखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज टकराने के बाद भी रिमेन इंटैक्ट, आपस में अभी भी जो है वो इंटैक्ट में होंगी, एक दूसरे को टच कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जब दो गाड़ियां आपस में टकराएं तो ये गाड़ी जब टकराएगी तो ये उस गाड़ी को और इस वजह से हम कहेंगे ये कैसा कोलिजन है, ये हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इनइलास्टिक कोलिजन की एक और खास बात कि बॉडीज टकराने के बाद भी इंटैक्ट रहती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं तो जरूरी नहीं कि मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स का है जिसमें एटम जो है वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो चीज इलास्टिक कोलिजन के करीब करीब होगी मैं उसको इलास्टिक बोल दूंगा, चाहे वो 90% भी या 95% इलास्टिक कोलिजन है तो मैं उसको बोलूंगा ये इलास्टिक कोलिजन है। उसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बॉल है और मैं इसको जमीन पर फेंकता हूं। जब मैं इसको जमीन पर फेंकूंगा ये एग्जैक्ट उस हाइट तक तो नहीं आती, लेकिन काफी हद तक उस हाइट तक पहुंच जाती है। अब आप पूछेंगे कि ये इलास्टिक भी नहीं है क्योंकि इसने हमारे पास एग्जैक्ट वो हाइट अचीव नहीं की। लेकिन ये इनइलास्टिक भी नहीं है क्योंकि इनइलास्टिक होता तो हमारे पास टकराने के बाद ये बिल्कुल कांटेक्ट में रहता सरफेस के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज को, क्योंकि ये इलास्टिक के ज्यादा करीब है, हम इलास्टिक कंसीडर करेंगे। ऑल्दो ये परफेक्ट इलास्टिक नहीं है लेकिन हम इसको अपनी अप्रोक्सीमेशन में इलास्टिक कहेंगे। और अगर हम दूसरी एग्जांपल में देखें उसमें हमारे पास वो चीज जो है वो ज्यादा करीब है इन इलास्टिक के, तो हम उसको इन इलास्टिक कंसीडर कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात और वो ये है कि बच्चे पूछते हैं सर विच इज इंपॉर्टेंट, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, क्या चीज आप प्रेफर करेंगे, कैसा कोलिजन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये दो कार्स हैं और ये इतनी कीमती कार्स हैं कि मैं चाहता हूं कि टकराने के बाद इनकी जो शेप है या इनके जो डैमेज है वो कम से कम हो, शेप कम से कम डिफॉर्म हो। अब मैं इसके लिए डिफॉर्मेशन कम से कम चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि ये इलास्टिक कोलिजन करें। लेकिन होगा क्या, अगर ये इलास्टिक कोलिजन करेंगे और शेप चेंज नहीं करेंगे, एनर्जी लॉस नहीं होगी, वो सारी एनर्जी जो है टकराने के बाद वो उस शख्स को मिलेगी और वो बहुत तेजी से आगे को शूट आउट करेगा और उसकी जान जाने का खतरा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गाड़ी को बचाना नहीं बल्कि उस अंदर बैठे शख्स को बचाना हो तो फिर आप ऐसी डिजाइनिंग करेंगे गाड़ी की कि इन इलास्टिक कोलिजन हो ताकि टकराने के बाद सारी एनर्जी का जो लॉस है वो डिफॉर्मेशन में यूज हो जाए, बॉडी की शेप चेंज करने में, जिसकी वजह से जो अंदर बैठा शख्स है उसके पास कम एनर्जी पहुंचेगी और वो महफूज रहेगा। तो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप चाहते क्या हैं। स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात और वो क्या है, याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, इनइलास्टिक में किनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं रहेगी, मगर याद रखिएगा टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम
remains constant in all type of collisions. इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, हमारे पास जो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम है, किनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक। स्टूडेंट आई होप कि आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए होंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक